नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में कि ये क्यों हो जाता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसको नेचुरल तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का गठिया है और ये आम तौर पे हमारे स्पाइन में देखने के लिए मिलता है। स्पाइन की जितनी भी वर्टिब्राज हैं उन सब के बीच में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे टाइटनेस हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है और व्यक्ति को बहुत इससे परेशानी होती है। जब व्यक्ति सोकर उठता है तो उसे और भी ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है। जब दिन में थोड़ा सा काम करने लगता है तो थोड़ा सा आराम फील करता है। आजकल ये रोग अधिकतर युवाओं में देखने के लिए मिलता है। इस रोग को आनुवंशिक भी माना जाता है कि पीढ़ियों में कभी ये रोग हुआ हो तो आगे बच्चों में ये रोग होने की पूरी संभावना रहती है। उसके अलावा जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो उनको भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा जिनका लाइफस्टाइल ख़राब होता है, बैठने का स्टाइल अच्छा नहीं होता, कई बार लोग लेट कर टीवी देख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर के चेयर पर बैठे हैं, इस तरह से जो अपनी स्पाइन को एक स्प्रिंग जैसे यूज़ करते हैं उनको भी अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। इस तरह से हमारे स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिस कारण से स्पाइन में दर्द और सूजन आने लगती है। अब जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में कि जब ये रोग हो जाता है तो उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हम बहुत परेशान होते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हड्डियों से जुड़ी बीमारी है और इसकी शुरुआत आमतौर से स्पाइन से ही होती है और एक बार अगर किसी को ये हो जाए तो आसानी से ठीक नहीं होती। तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि जो स्पाइन है उसमें सूजन आ जाती है। जितने भी वर्टिब्रा हैं उनके बीच बीच में जो जगह होती है, जहाँ कुशन होता है, गद्दी होती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और इस वजह से स्पाइन कठोर हो जाती है और जो स्पाइन है वो बांस की तरह हो जाती है और रीढ़ के आसपास टेंडन्स बढ़ जाते हैं, कठोरता आ जाती है, कड़ापन हो जाता है और सेल्स में जलन होती है। और अगर इस तरह की स्थिति कुछ लंबे टाइम चल जाए तो वहाँ फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है, स्पाइन बैंड होने लगती है। कई बार ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम हो जाती है तो कुबड़ जैसा भी निकलने लग जाता है और पूरी स्पाइन इसमें इफ़ेक्टेड हो जाती है। इस बीमारी में असहनीय पीड़ा होती है और चुभन फील होती है। स्पाइन में इतनी हार्डनेस आ जाती है कि स्पाइन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहती। पीठ और गर्दन में हमेशा ही दर्द रहता है और इस कारण से हमारी पसलियाँ भी इफ़ेक्टेड हो जाती हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम फील होती है, कठिनाई होने लगती है। पूरी बैकबोन में दर्द होने के कारण जो हमारे कूल्हों वाला एरिया है दोनों साइड में भी दर्द होता है, अकड़न होती है, खड़े रहने में परेशानी होती है, ज़्यादा देर बैठने में भी दिक्कत होती है और हमारा जो फिज़िकल वर्क है जो हम करना चाहते हैं उसमें भी कठिनाई होने लगती है। और जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स व्यक्ति के साथ आती हैं तो वो कई बार डिप्रेशन में चला जाता है और जब भी कभी इस तरह की स्थिति आपके सामने आए तो तुरंत ही इलाज कराना चाहिए। अगर हम इसके इलाज में देरी करते हैं तो हमारी समस्या धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलने लग जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे बताऊंगी, बिल्कुल जो नेचुरल हैं, जो रोग की तीव्रता को जल्दी से कम करते हैं और धीरे धीरे ठीक करते हैं। तो ये घरेलू नुस्खे बहुत ही कारगर हैं, इनको हमें रोज़ाना करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत सुबह से करते हैं। जैसे ही आप सो के उठते हैं तो उस वक्त आप 1.5 कप पानी एक पैन में लें और उसमें 5 ग्राम एक अदरक का टुकड़ा कूट करके डालें और जब वो पानी पक करके 1 कप रह जाए तो उसको नीचे उतार लें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाएं, 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और फिर उसको सिप सिप करके पिएं। और जो दूसरा उपाय है वो बिल्कुल आसान है, क्यों दिन भर में जो हम पानी पिएं वो बिल्कुल ठंडा पानी ना पिएं। किसी भी ठंडी चीज़ों का प्रयोग हम ना करें क्योंकि ठंडी चीज़ें इस टाइप के रोगों में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और खट्टी चीज़ें भी नुकसान करती हैं। खट्टी चीज़ों को भी बिल्कुल ना खाएं।
तो इसमें हमें रोज़ाना दिन भर में ताज़ा पानी पीना है, और अगर हो सके तो हल्का गर्म पानी पिए, वो सबसे अच्छा रहता है। इस रोग में हमें अपनी बैकबोन पर सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें रोज़ाना अपने कपड़े उतार कर हल्की धूप में 30 मिनट के लिए बैठना चाहिए। और जब आप धूप स्नान ले लें तो कमर के ऊपर बैकबोन पे एक मेडिकेटेड तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इस तेल को कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 100 ग्राम तेल ले लें और 100 ग्राम तेल में 15 से 16 कलियाँ लहसुन की पकने के लिए रख दें। जब वो तेल में धीरे धीरे जल जाए तो उसको उतार के नीचे रख लें, और जब आप तेल पकने के लिए रखें तो गैस बिल्कुल सिम पर होनी चाहिए। फिर उस तेल को छानकर एक शीशी में भर लें, और रोज़ाना धूप से सिकाई करने के बाद उस तेल को कम से कम 20 ml तेल आप कमर के ऊपर डालें और उसको पूरी तरह से धीरे धीरे हल्की मसाज करें। टाइट हाथ बिल्कुल नहीं चलाने हैं, और वो सारा तेल हमें स्पाइन पर धीरे धीरे जज्ब करना है। इसके अलावा एक और प्राकृतिक उपचार बता रही हूँ जो बहुत ही उम्दा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। जितने भी उपचार मैंने अभी तक आपको बताए हैं इनको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये जो मैं उपचार आपको बता रही हूँ ये हमारी पूरी स्पाइन को हमें गर्म ठंडी सिकाई करनी है। और गर्म ठंडी सिकाई आपने और भी मेरी वीडियोस में देखी होंगी, क्योंकि अक्सर मैं पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई बताती हूँ। तो इसी तरह से ये गर्म ठंडी सिकाई हमें अपनी पूरी स्पाइन पर करनी है। इसके लिए हमें 2 बॉटल लेनी पड़ेंगी, जो मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि इसकी सिकाई कैसे करनी है। जब हम गर्म ठंडी सिकाई अपनी स्पाइन पर करते हैं तो स्पाइन में जो सूजन होती है, जो कड़ापन है, वो सब ख़त्म हो जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और जो स्पाइन कठोर हो गई थी उसमें एक लचीलापन आने लगता है। तो देखते हैं वो सिकाई कैसे करेंगे। हमें इस पूरी कमर पे सिकाई करनी है। जो ये हमारी स्पाइन है, स्पेशली हमें इसके ऊपर सिकाई करनी है, क्योंकि कई बार लोगों के स्पाइन पर पेन होता है, जैसे L4 L5 पर होता है, या सर्वाइकल पेन रहता है, और कभी कभी पूरी स्पाइन पर भी पेन होता है। तो आज हम जो आपको ये बता रहे हैं ये पूरी स्पाइन के लिए मैं गर्म ठंडी सिकाई बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें 2 बोतल में गर्म पानी भरना है। जब हम बोतल में पानी भर लें और जब इसका मुंह बंद करें तो इस बात पर ध्यान देना है कि पानी इसके मुंह तक आ जाए, जिससे बोतल के अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाए। तब आप इसका ढक्कन लगाएं तो ये फ्लैट रहेगी, नहीं तो ये फूल जाएगी। इसी तरह से एक दूसरी बोतल में भी पानी भर के हमें तैयार करना है। अब ये दूसरी बोतल है, इस पर भी हमें पानी को इसके मुंह तक लाना है और फिर इसका ढक्कन लगा देना है, जिससे इसकी एयर बाहर निकल जाए। अब इन दोनों बोतल से हमें स्पाइन के ऊपर सिकाई करनी है, क्योंकि एक बोतल छोटी पड़ती है, इसलिए 2 बोतल रखेंगे हम स्पाइन पर। इस तरह से एक रखेंगे और दूसरी इसके साथ साथ दूसरी रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। इसमें थोड़ा तेज़ पानी डालना है, क्योंकि हमें इसकी 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा। इस तरह से हमें 4 बार करना है। तो पानी थोड़ा सा तेज़ बॉटल में रहेगा तो वो पूरे समय तक चल जाएगा। तो इस तरह से हमें बॉटल रखनी है। और अगर ये तेज़ लग रहा हो कमर के ऊपर तो इसके नीचे एक टॉवल बिछा दें। पहले एक इस तरह से एक टॉवल बिछा दें, जिससे ये तेज़ गरम ना लगे। और अगर तेज़ गरम नहीं लग रहा है तो बिना टॉवल के आप इसको डायरेक्ट बॉटल को भी रख सकते हैं। इस तरह से हमें इसे 3 मिनट के लिए पूरा गरम करना है, और घड़ी देख करके आप इसको सिकाई करें। जब 3 मिनट इसके पूरे हो जाए तब हमें इस बॉटल को हटाना है और 1 मिनट के लिए ठंडा टॉवल रखना है। और ठंडे टॉवल के लिए हमें इस तरह से टॉवल को रैप करना है। इस टॉवल को हमें ऐसे बनाना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना है, स्पाइन पर ही हमें इसकी सिकाई करनी है, इसलिए हमें इसको 5-6 इंच का चौड़ाई रखनी है। और अब हम इसे ठंडे पानी में भिगोएंगे।
इसी तरह से आप इसको तय करें टॉवल को ठंडे पानी में भिगो लें और इसको थोड़ा हल्का निचोड़ना है ताकि थोड़ा पानी इसके अंदर रह जाए। और जब 3 मिनट पूरे हो जाएं तब आप इस बॉटल को उतार के रख दें और इस टॉवल को हटाएं और जो हमने ठंडे पानी में टॉवल भिगोया है इसको रख दें। इस तरह से थोड़ा हल्का सा हाथ से प्रेस कर दें जिससे स्किन से टच हो जाए। अब जब इसे रखे हुए आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटा दें। उसके बाद फिर से ये बॉटल रखें। गर्म बॉटल जो हमारे पास तैयार है इसको फिर से रखना है। अगर तेज़ लग रहा हो स्किन के ऊपर तो ये टॉवल फैला दें जैसे अभी पहले राउंड में फैला के दिखाया था, और अगर तेज़ नहीं लग रहा है तो इसी तरह से रहने दें। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर से हमें ठंडा टॉवल कमर के ऊपर रखना है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं तो हमें इसे बॉटल को हटा देना है। उस टॉवल को हमें इस पर रखना है, पूरी स्पाइन इससे हमें कवर करनी है और हल्का हाथ से प्रेस करना है। आधा मिनट तक ये रखा रहेगा। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो इसको पलट दें क्योंकि वो उधर से गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटा दें। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, फिर गर्म बॉटल रखनी है और फिर ठंडा टॉवल रखना है। इस तरह से 4 राउंड जब पूरे हो जाएं और ठंडे पर हमें इसको एंड करना है। अभी आपने देखा ये सिकाई कैसे की गई है। तो ये सिकाई हमें सुबह और शाम दोनों समय करनी है, लेकिन शाम को हमें देर से नहीं करनी है। करीब 4 बजे इसको करके ख़त्म कर देना है। जब तक सनलाइट रहती है तभी तक हमें ये सिकाई करनी है। उसके बाद चूँकि ठंड बढ़ जाती है तो फिर आपको दिक्कत होगी। और पेट साफ़ रहे इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जिनको इस तरह का रोग होता है उनका पेट खराब रहता है। वायु की प्रधानता रहती है, पेट में वायु बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ़ नहीं होता, इस तरह के सिम्टम्स पेट में रहते हैं। तो पेट साफ़ रहे, हमारी आंतें स्ट्रॉन्ग रहें, इसके लिए हमें आंतों पर रोज़ाना कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूरी है करना। तो उसके लिए रोज़ाना सुबह अपने इंटेस्टाइन पर एक मोटा सा टॉवल 4 मिनट के लिए भिगो के रखना है। 2 मिनट रखने के बाद उसको पलट देना है। यह मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कैसे करेंगे। एक 8 बाई 12 का टॉवल लेंगे, अगर बड़ा है तो इसे इस तरह से डबल कर लें जैसे ये मैंने किया हुआ है। और एक बाउल लेंगे और गर्मियाँ हैं तो उसमें फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी लेंगे, और अगर सर्दी है तो घड़े जैसा टेम्परेचर का पानी हमें लेना है। तो दिखाती हूँ चिकित्सा कैसे करेंगे। टॉवल को पानी में डिप करेंगे और इस तरह से निचोड़ेंगे, और इसे बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, हल्का निचोड़ना है ताकि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह जाए। अब नाभि को सेंटर मानते हुए इसे पूरे पेट पर फैला देंगे। ये 2 मिनट तक रखेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे पलट देंगे। अब जब इधर से भी 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे उतार के रख देंगे और पार्क में 20 मिनट के लिए टहलने चले जाएंगे। और अगर आप पार्क में नहीं जा सकते तो जॉगिंग कर लें, और जॉगिंग भी नहीं कर सकते तो ओढ़ करके लेट जाएं ताकि स्वाभाविक जो गर्मी है वो वापस आ जाए। जब हम रोज़ाना पेट के ऊपर ठंडे पानी में टॉवल भिगो कर सिकाई करने लगते हैं तो हमारी आंतें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जो काम वो नहीं कर पाती वो करने लगती हैं। रोज़ाना मोशन आप जाने लगेंगे। और शाम का खाना जल्दी खाना चाहिए। 7 बजे तक, लेट से लेट आप 8 बजे तक खाना खा लें, जिससे सोने से पहले वो हजम हो जाए। और सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध पीना है, और 1 गिलास दूध पीने के लिए
हमें उसे भी तैयार करना है। हमें वो लहसुन वाला दूध पीना है। तो लहसुन वाला दूध बनाने के लिए हमें 1 गिलास दूध चाहिए और उसमें 1 गिलास ही पानी लेना है और 7-8 कलियाँ लहसुन की लेनी है। और एक पैन में वो दूध डाल दें और साथ में 1 गिलास पानी और वो कलियाँ छील करके उसमें डाल दें और गैस पर पकने के लिए रख दें। जब उसमें उबाल आने लगे तो गैस कम कर दें और जब वो पककर आधा रह जाए तो उसको उतार के छान लें। और अगर आपको मीठा मिलाना है तो 2-3 बताशे वो उसमें डाल सकते हैं। जब हल्का गर्म रह जाए तो घूंट-घूंट करके उसको पिएं। ये काम आपको रोज़ाना करना है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लहसुन की गंध को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो जो लहसुन नहीं पी सकते तो उनको चेंज करना होगा। 1 गिलास दूध ले लें और उसमें आधी चम्मच सौंठ का पाउडर फंकी के रूप में लेकर ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। तो ये काम भी आपको रोज़ करना होगा। दोनों में से एक ही काम करना है, चाहे लहसुन का दूध पिए और चाहे सौंठ वाला दूध पिए। इन सब बातों के साथ साथ डाइट पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाइट भी एक औषधि का ही काम करती है। तो हमें ठंडी चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से पूरा परहेज़ रखना है और मीठा भी कम खाना है। इसके अलावा जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो वो चीज़ भी हमें नहीं खानी है, जैसे छोले, राजमा, पनीर, इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। और मिर्च मसालों वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन, नॉन वेज, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जितने भी केमिकल युक्त चीज़ें हैं उन सब से हमें दूर रहना है। सिगरेट, शराब, इन सबको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। भोजन में हमें पकी हुई दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पकी हुई दालें हमेशा कफ बढ़ाती हैं। पकी हुई दालों की जगह हमें साबुत मूंग की दाल को भिगो करके स्प्राउट्स करके खाना चाहिए। तो रोज़ाना आप 20 ग्राम या 30 ग्राम अपने लिए दाल भिगो लें और 24 घंटे में वो बन करके तैयार हो जाती है। तो अब रोज़ाना अंकुरित आपको खाने हैं और उसको आप टेस्टी बना के खा सकते हैं। उसमें प्याज, टमाटर, गाजर, चुकंदर, कच्चा नारियल, इस तरह के हरा धनिया, ये सब चीज़ डाल करके आप उसको टेस्टी बना करके खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1 अखरोट भिगोकर रोज़ाना खाएं और 1 चम्मच अलसी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है, तो आपकी जो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।